में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम 2024-25 में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर के मस्ट डू क्वेश्चंस इस सिंगल वीडियो में सॉल्व करने वाले। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्या होती है, एक्चुअली सत्ता की साझेदारी है क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया। यानी जब एक देश के अंदर अलग अलग समूह, अलग अलग भाषा भाषी के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उनके बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है, जो सत्ता की भागीदारी होती है, ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके और उनमें किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, कोई अलगाववाद की भावना ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी। यानी सत्ता की साझेदारी का सिंपल मतलब होता है कि विभिन्न समुदाय, विभिन्न भाषा भाषी समुदाय या विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से या विभिन्न समूहों के माध्यम से जो सत्ता का संचालन किया जाता है, जो सत्ता की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है, उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम दो देशों की बात करने वाले हैं, एक बेल्जियम और दूसरी तरफ श्रीलंका की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम क्या है? तो बेल्जियम जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, यानी ये बेल्जियम के क्या है? देश हैं। आसपास के जो पड़ोसी देश आप कह सकते हैं, यानी बेल्जियम इनसे सटा हुआ है। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो हमारे हरियाणा राज्य से कम उसका क्षेत्रफल है बेल्जियम का। लेकिन फिर भी इतने कम क्षेत्रफल होने के बावजूद भी बेल्जियम में अलग अलग भाषा भाषी समूह के लोग निवास करते हैं। दूसरी तरफ जिस देश की हम बात करेंगे उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी देश है। पौराणिक कथाओं में भी हम श्रीलंका के बारे में जानते हैं, और जो हमारे देश तमिलनाडु के राज्य के दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर स्थित है। और श्रीलंका जिस संधि के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ उसे कहा जाता है पाक जल संधि, यानी पाक स्ट्रीट के माध्यम से श्रीलंका जुड़ा हुआ है। तो हम बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की गई है, श्रीलंका में किस प्रकार की सत्ता की साझेदारी है, इस चैप्टर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर आए जो बोर्ड एग्जाम 2025 में सीधा सीधा आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सो बात कर लेते हैं बेल्जियम की सबसे पहले। तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम जो है 1836 में ये स्वतंत्र होता है, 1836 में स्वतंत्र होता है। और अगर बेल्जियम की बनावट की बात करें तो इसमें डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा भाषी के लोग रहते हैं। यानी डच बोलने वाले लोग रहते हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जो डच भाषा बोलने वाले लोग, उनकी संख्या कितनी है? 59%। किसकी? डच भाषा बोलने वालों की संख्या 59%, जो बेल्जियम में फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। बेल्जियम में एक इलाका है फ्लेमिश उसे कहा जाता है, उस इलाके में 59% लोग निवास करते हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाली संख्या बेल्जियम में जो है 40% है। और ये जो 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ये बेल्जियम के एक शहर वेलोनिया में, एक क्षेत्र है वेलोनिया, वहां पर निवास करते हैं। शेष जो है, जो 1% जनसंख्या बच जाती है, वो जर्मन भाषा का इस्तेमाल करती है अपने लैंग्वेज के रूप में, और ये बेल्जियम के विभिन्न इलाकों में निवास करती है। तो अगर देखें इसी प्रकार से ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी, कई बार सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्रसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रसेल्स, और जो उसकी बेल्जियम की राजधानी है। तो ब्रसेल्स में 80% जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और 20% जो है डच भाषा बोलने वाले लोग वहां पर निवास करते हैं। यहाँ से कई बार जो है एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो ये मस्ट डू क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतनी विविधता होने के बावजूद भी बेल्जियम ने अपने आप को एक लोकतंत्रात्मक ढांचे के रूप में जो है ढाला है, सत्ता की साझेदारी को सही प्रकार से कायम किया है। तो ये संभव हो पाया है कि वहां पर जो बेल्जियम का संविधान है वो बहुसंख्यकवाद पर आधारित नहीं है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए
उसके संविधान में 1970 से लेकर यानी 1970 से लेकर 1993 तक कुल 4 बार जो है उसके संविधान में संशोधन किया गया ताकि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी को और मजबूत किया जाए। बेल्जियम में जितने भी भाषा भाषी लोग रहते हैं उनकी सत्ता में समान भागीदारी हो, चाहे डच बोलने वाले हो, चाहे फ्रेंच भाषा बोलने वाले हो, चाहे जर्मन भाषा बोलने वाले 1% जनसंख्या क्यों ना हो, उनकी संख्या के आधार पर यानी उनकी संख्या को आधार ना मानकर, ठीक है, समान भागीदारी की बात बेल्जियम का संविधान करता है। और इसलिए बेल्जियम की जो सत्ता की साझेदारी है उसकी हर जगह तारीफ होती है, उसकी दाद दी जाती कि इतना छोटा देश होने के बावजूद भी, साथ से इतना जो है विविधता होने के बावजूद, भाषा भाषी होने के बावजूद भी वहां पर सत्ता की साझेदारी को सही रूप से अंजाम दिया गया है और शांति जो है वहां पर हमेशा से रहती है। बहुसंख्यकवाद को वहां पर जो है सरकार का शासन नहीं माना गया है, संविधान को बहुसंख्यक आधार पर लागू नहीं किया गया है। सभी लोगों को समान भागीदारी, चाहे वो शासन व्यवस्था में हो, चाहे उसके प्रशासन में हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सभी को समान भागीदारी बेल्जियम में दी गई है। ठीक है, तो बेल्जियम से कई बार जो है सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जो कार्यक्रम अपनाए गए हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो है केवल पूछी जाती है। अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी को मजबूत करने के लिए क्या बना, एक सामुदायिक सरकार की भी स्थापना की। क्या की गई है? सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई है। और सामुदायिक सरकार को जो स्थापना की गई उसका नाम है यूरोपियन यूनियन, EU। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर वो भी कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। 1992 में EU की स्थापना यहाँ पर 1992 में की गई थी। जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, यूरोपियन यूनियन। अब ये सामुदायिक सरकार क्या होता है? तो सामुदायिक सरकार का जो अर्थ है इसमें यह है कि इसमें विभिन्न भाषा भाषी लोगों को जो है इसमें प्राथमिकता दी जाती है और इसके पास कुछ अपने अधिकार भी होते हैं, जैसे सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, कल्चरल जो है शक्तियां उसको प्रदान की गई है। इसमें नियम इसके द्वारा बनाया जाता है। तो सामुदायिक सरकार में विभिन्न भाषा भाषी समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्णय भी लिए जाते हैं। किसी एक विशेष धर्म के लोग या किसी एक विशेष भाषा भाषी के लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसमें सभी भाषा बोलने वाले, सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। उसके माध्यम से सरकार को चलाया जाता है। इस तरह से बेल्जियम की जो सत्ता की साझेदारी है और ज्यादा मजबूत हुई पहले से कहीं ज्यादा, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पर एक सामुदायिक सरकार की स्थापना यूरोपियन यूनियन के माध्यम से 1992 की, इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बनाया गया है। यह है सामुदायिक सरकार। कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा कई बार जो है बहुसंख्यकवाद पूछ लिया जाता है आपसे कि बहुसंख्यकवाद क्या है। तो बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है, एक जिस धर्म की संख्या, जिस भाषा भाषी के लोगों की संख्या ज्यादा हो उसके आधार पर शासन का निर्माण करना, शासन में उनकी जो है प्राथमिकता होना, शासन में उनकी जो है प्रमुखता होना, क्या कहलाएगा? बहुसंख्यकवाद कहलाएगा। जबकि बेल्जियम बहुसंख्यकवाद को ना अपनाकर जो है सामुदायिक सरकार और सभी की समान भागीदारी को अपनाया गया है। तो बहुसंख्यकवाद कहाँ अपनाया गया? वो अपनाया गया है श्रीलंका में। और यही वजह है कि श्रीलंका में गृह युद्ध और अशांति हमेशा रहती है, क्योंकि वहां पर सामुदायिक सरकार को ना अपनाकर, ठीक है, सत्ता की साझेदारी को ना अपनाकर बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया है। तो श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है और तमिलनाडु से लगभग कुछ ही दूरी पर हमारा ये राज्य स्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि उसे पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। श्रीलंका भारत के 1 साल बाद आजाद होता है 1948 में, और ये भी ब्रिटिश का उपनिवेश रह चुका था। 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। और श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है, कई बार यहाँ सवाल पूछा गया है, तो श्रीलंका का जो प्राचीन नाम होता है वो है सिलोन था, सिलोन, ठीक है। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था। 1972 में इसका नाम बदलकर जो है लंका किया गया और 1978 में लंका के आगे जो है एक सम्मान सूचक शब्द जोड़ दिया गया जिसका नाम रख दिया गया श्रीलंका। तो वर्तमान में श्रीलंका को श्रीलंका कहते हैं। तो श्रीलंका कब से जाना कि 1978 से
सिलोन, पहले इसका प्राचीन नाम क्या सिलोन था। 1972 में सिलोन नाम बदलकर क्या कर दिया, लंका कर दिया गया। 1978 में इसको इसके नाम के आगे क्या लगा दिया, श्री लगा के इसका पूरा श्रीलंका कर दिया गया। तो कई बार सवाल पूछा गया, प्राचीन नाम सिलोन, प्राचीन नाम क्या था, सिलोन था 1972 तक। 1972 के बाद लंका किया गया और 1978 में लंका के आगे श्री जोड़ दिया गया एंड देन ये हो गया श्रीलंका। इस तरह से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो है। तो श्रीलंका में किस प्रकार का जाति समुदाय है, समीकरण वो भी देख लेते हैं। तो लगभग 74% जो है श्रीलंका में सिंगली भाषा के लोग रहते हैं। 74% श्रीलंका में आबादी ऐसी है जो सिंगली भाषा का इस्तेमाल करती है और 18% जो है तमिल भाषा का इस्तेमाल करती है। तमिल दो प्रकार के हैं, मूल श्रीलंकाई तमिल जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ है वो 13% है, और भारतीय तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो है मजदूरी के तौर पर, बदवा मजदूरी के तौर पर भारत से श्रीलंका चाय के बागानों में काम करने को लेकर के, तो फिर वो वहीं बस जाते हैं। उनकी संख्या श्रीलंका में जो 7% है। तो 13% श्रीलंकाई मूल तमिल है, 7% जो भारतीय तमिल है, और लगभग जो है 74% वहां पे सिंगली भाषा के लोग रहते हैं, यानी जो बहुसंख्यक वो सिंगली भाषा के लोग हैं। ठीक है, और यही वजह है श्रीलंका में जातिवाद और वहां पे क्षेत्रवाद और साथ साथ गृह युद्ध का कारण बने, क्योंकि गृह युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो था 1956 में। 1956 में श्रीलंका में एक संविधान बनाया गया और उस संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। परिवर्तन क्या क्या किया गया, 1956 के तहत जो है श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म को जो है राजकीय धर्म घोषित कर दिया। क्या कर दिया गया, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को वहां का राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया। बौद्ध धर्म को सिंगली जो भाषा लोग बोलते हैं, सिंगली को वहां की राष्ट्र भाषा, सिंगली को वहां की राजभाषा नियुक्त कर दिया गया। तमिल भाषा भाषी बोलने वालों को क्या किया, दरकिनार कर दिया गया। सिंगली जो भाषा लोग बोलते थे उनको जो है नौकरी में, सरकारी नौकरी में क्या किया गया, नौकरी में आरक्षण प्रदान कर दिया गया। और तमिल भाषा बोलने वालों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। जो तमिल भाषा भाषी लोग काम करते थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा जो है उनके साथ सलूक किया गया और व्यवहार किया गया, उनके साथ बहुत सारे विभेदक बर्ताव किए गए। ये सारी चीजें वजह बनती है श्रीलंका में किसकी, गृह युद्ध के कारण बनती है और श्रीलंका में अशांति का कारण बनता है। तो एक तरफ हमने देखा कि किस प्रकार से जो है बेल्जियम में डच, फ्रेंच, जर्मन भाषा भाषी लोगों को जो है समान अधिकार दिया गया। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से सभी को समान शासन व्यवस्था में भागीदारी बनाया गया, चाहे प्रशासन में समान भागीदारी बनाया गया। दूसरी तरफ हमने श्रीलंका की बात करी तो हम देखा कि किस प्रकार से वहां पर बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया। वहां के संविधान में संशोधन कर बौद्ध धर्म को जो है राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया। सिंगली को वहां के राजकीय भाषा नियुक्त कर दिया गया। तमिल नागरिकों को दोयम दर्जे के नागरिक माना गया। सिंगली को नौकरी में आरक्षण दिया गया, जबकि तमिलों को नौकरी से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया। इस प्रकार से श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की राजनीतिक माध्यम से शासन चलाया जाता, जिसने वहां पर गृह युद्ध जो है पनपा। गृह युद्ध का मतलब होता है जब एक राज्य में धर्म के आधार पर, जाति आधार पर, भाषा भाषी आधार पर गुटों में आपस में टकराव होता है और ये हिंसक रूप ले लेता है, उसे हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका में इस गृह युद्ध में जो भूमिका थी वो की लिट्टे की थी, LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या था, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इलम जो तमिल लोग थे वो एक अलग राज्य की मांग करते थे जिसका नाम था इलम। तो एक तरफ हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर किस प्रकार से बहुसंख्यकवाद को अपनाकर नागरिकों के अधिकारों को कुचला गया, बहुसंख्यक को अधिकार ज्यादा दिए गए। जो अल्पसंख्यक थे भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनके साथ जो है दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, उन्हें नागरिक तक नहीं माना गया। दूसरी तरफ हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया जहां पर सभी भाषा भाषी बोलने वालों को शासन प्रशासन में समान भागीदारी दी गई और वहां पर शांति की स्थापना और लोकतांत्रिक तरीके से जो है वहां पर शासन चलाया जाता है। क्लियर ना। तो ये सारी चीजें कई बार डायरेक्ट जो है सवाल पूछे जाती हैं, इसके जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब सामुदायिक सरकार क्या होती है, मैंने आपको बता दिया था कि एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं, और इनके पास कुछ शक्तियां होती है, सांस्कृतिक, भाषा और शैक्षिक इनके पास शक्तियां भी होती हैं। बेल्जियम में हमने बात की। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्यों सत्ता की साझेदारी जरूरी है? तो सबसे पहले समूह में टकराव को कम करते, सत्ता की साझेदारी देश के अंदर विभिन्न समूह, विभिन्न समुदाय में जो टकराव होता है उस टकराव को कम करती है और शासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। दूसरा है राजनीतिक स्थिरता। तो सत्ता की साझेदारी जो है राजनीतिक स्थिरता को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है, इसका अहम योगदान होता है। अगर सत्ता में समान भागीदारी ना हो तो सत्ता जो है लंबे समय तक नहीं चलती है। सत्ता में राजनीतिक तौर पे अस्थिरता रहती है, कभी किस पार्टी की सरकार, कभी किसी समुदाय की सरकार, इससे देश का विकास भी नहीं होगा, देश तरक्की भी नहीं करेगा और तमाम प्रकार की समस्याएं भी रहेंगी। तीसरा क्या है कि बहुसंख्यकवाद के प्रभुत्व को नियंत्रण करने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी सत्ता की साधन इसलिए भी जरूरी है ताकि बहुसंख्यकवाद की राजनीति को ना किया जाए, बहुसंख्यक के आधार पर अल्पसंख्यकों को तंग ना किया जाए, उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए, इसके लिए भी जरूरी है। शासन में विकेंद्रीकरण को भी दर्शाता है। सत्ता की साझेदारी शासन के विकेंद्रीकरण के धारणा को भी, उसकी भावना को भी प्रदर्शित करता है, सभी की समान भागीदारी को दर्शाता है। और सत्ता की साझेदारी इसलिए भी जरूरी है ताकि अलगाववाद से बचा जा सके, ठीक है, क्षेत्रवाद से बचा जा सके, बहुसंख्यकवाद से बचा जा सके। तो ये अलगाववाद से भी बचाता है क्या? सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे आते हैं। हमने इस वीडियो में, इस चैप्टर में उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया, उन्हीं टॉपिक को शामिल किया आसान शब्दों में, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, ताकि आप सिंगल वीडियो में इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आ सके आप उनको क्लियर कर सके और नंबर पूरे प्राप्त कर सके। अगला बात कर लेते हैं सत्ता की साझेदारी ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है। तो सत्ता की साझेदारी के दो रूप होते हैं, एक है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण और दूसरा सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, जैसे भारत में केंद्र सरकार है तो केंद्र स्तर पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य स्तर पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, स्थानीय स्तर पर कानून बनाने का स्थानीय सरकार को होता है। और सभी की शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाता है संघ सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची में, जिससे भारत में किया गया है। इसी प्रकार से क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। और न्यायपालिका का काम है कि जो कानून का पालन ना करे उसे दंड देना। साथ ही साथ विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना। अगर विधान पालिका ने कोई कानून बनाया और जनता के अधिकारों को उल्लंघन करता है तो उस कानून को जो है पुनरावलोकन के लिए वापस भेज देना, ये न्यायपालिका का कार्य माना जाता है। तो ये सत्ता के क्षैतिज वितरण के रूप हैं और ये सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप हैं। यहां से भी पेपर में सवाल कई बार पूछा गया है। तो अभी हमने सत्ता की साझेदारी के चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जहां से भी क्वेश्चन बन सकने की पूरी संभावना है, उन सभी को हमने इस सिंगल वीडियो में कवर कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। तो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपना बहुत ख्याल रखिए।